देखिए, जब लोकतंत्र का पतन होता हुआ दिखता है लोगों को कि एक तरफ मीडिया सब सरकार के काबू में कर ली गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया, दूसरी तरफ बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी सरकार के कब्जे में कर लिया गया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हों, पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीएजी हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, और दूसरी तरफ झूठ और नफरत का प्रचार सारे में फैलाया जा रहा है, और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको क्रश किया जा रहा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मिसयूज करके और उनके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज करके। तो उच्च और उच्चतम न्यायालय की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि वही एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इस अब्यूज ऑफ पावर को चेक कर सकता है। और इसलिए लोग न्यायपालिका की तरफ देखते हैं, और जब न्यायपालिका दिखता है कि कुछ कर रही है तो लोग बहुत उससे खुश होते हैं, और अगर दिखता है कि नहीं कर रही तो बहुत निराश होते हैं। लगता है कि अब उम्मीद ही नहीं है। जनता के बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूशन है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी, विधायिका और कार्यपालिका को अपने अपने दायरे में रखेगी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो हंगामा चल रहा है, जिस पर आप खुद भी काफी आपने एक बहुत सक्रिय भूमिका भी उसमें निभाई, तो 6 साल लग गए और बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्विड प्रो की बात हुई, लेकिन किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, या जो पैसा बटोरा गया था उसकी वापसी की या उस पे इस्तेमाल पे रोक की बात नहीं हुई। ऐसा क्यों आपको लगता है कि जैसे क्रिटिकल जंक्चर्स पे जब फैसले होते हैं तो भी 6 साल लगना, दूसरा चुनाव आ गया, और आप सब लोग लगातार जब ये आया था तब से सवाल उठ रहे थे कि ये सारी चीजें हैं। नहीं, ये बात सही है कि बहुत ज्यादा समय लग गया इसमें, और इस बीच में 16,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स ले लिए गए पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, जिसमें से अधिकतर भाजपा को मिले। लेकिन आखिर में जब फैसला आया तो दुरुस्त फैसला आया, 6 साल के बाद भी जो आया, और उन्होंने बोला कि सिर्फ ये बॉन्ड्स ही गैर संवैधानिक नहीं है, बल्कि आपको इसका पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरा खुलासा करना होगा कि ये बॉन्ड्स किसने किसको दिए। सरकार ने पूरी कोशिश करी स्टेट बैंक के थ्रू कि भाई किसी तरह से खुलासा ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फर्म रहा और उन्होंने वो खुलासा ऑर्डर कर दिया, जिसकी वजह से अब ये पता लगा है और पता लग रहा है कि ये ज़्यादातर पैसा, आधे से ज़्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा जो दिया गया वो घूस के तौर पर दिया गया। कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, बहुत सारा तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दिया गया, कहीं पॉलिसी बदलने के लिए, और कहीं तो बिल्कुल वसूली करी जा रही थी। मतलब कि पहले आपने ईडी का, इनकम टैक्स का नोटिस दिया, फिर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू सैकड़ों करोड़ ले लिए, और उसके बाद फिर वो प्रोसीडिंग को छोड़ दिया, उनके खिलाफ पहले एक्शन लिया, फिर जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनको छोड़ दिया। उसी तरह से ये कंपनियों के साथ भी ऐसा किया गया। जी, अभी इंदिरा जयसिंह जो वरिष्ठ वकील हैं और अहम पदों पे रही हैं, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि सीजीआई इज फिक्सिंग द बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, ये बात सही है कि चीफ जस्टिस बेंच तय करते हैं, और हम लोगों ने इसको चैलेंज किया था कई साल पहले। मेरे पिताजी ने ही वो पिटिशन फाइल करी थी कि भाई एक आदमी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए तय करने की कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी, ये को डीजीएम के पास होनी चाहिए, कम से कम सीनियर 5 जजेस की। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं माना, और इसलिए यही चलता जा रहा है कि चीफ जस्टिस तय करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का भी तय करने का एक तरीका होता है कि आप रोस्टर बनाते हैं कि किस तरह के केसेस किस बेंचेस में जाएंगे। लेकिन हाल में ये देखा गया था कि कई बार तो जो रूल्स बने हुए हैं कि भाई एक बार अगर एक बेंच ने सुना है
तो फिर से जब वो मामला लगेगा तो उसी बेंच के सामने या उसी सीनियर जज के सामने जाएगा। लेकिन उसके विरुद्ध भी अलग बेंचेस में भेज दिए गए कई सारे केसेस। तो इस वजह से वो इंदिरा जयसिंह ये बात कह रही हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं रूल्स के विरुद्ध जाकर कई बार केसेस को पर्टिकुलर बेंचेस में भेज रहे हैं। कई ऐसे जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो कि कम से कम मेरी राय में न्याय के हिसाब से फैसला नहीं करते। उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं या जो उनकी पॉलिटिकल व्यूज हैं उसके हिसाब से फैसला करते हैं। अगर चीफ जस्टिस को अकेले ही अधिकार हो ये तय करने का कि कौन सा केस कहाँ सुना, किस बेंच में सुना जाएगा, तब तो हर पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला वो एक तरह से जिस तरह से भी चाहे फैसला करवा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है किस जज का क्या इंक्लिनेशन है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, किसकी क्या पॉलिटिकल लीनिंग है वगैरह वगैरह। और यही बात 4 सीनियर जजेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी करीब 6 साल पहले कि उस समय के जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे वो अपनी इस पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। जी, और उसके बाद एक राज्यसभा सांसद ही बन गए, गोगोई जी सांसद बन गए। हाँ, गोगोई जी सांसद बन गए। जिस जज का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया गया था, जज लोया वाले केस के बारे में, जिनके सामने वो केस भेज दिया गया था, अरुण मिश्रा साहब, वो NHRC के चेयरमैन बन गए। और कई और जजेस इस तरह से, जैसे एक सदाशिवम साहब थे वो तो गवर्नर बन गए थे, और दूसरे अभी तो आंध्र प्रदेश के साहब भी गवर्नर बन गए जी। फिर एक खानविलकर साहब लोकपाल बन गए जी। इन सब लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में सरकार के हक में फैसले दिए थे। ये लोकतंत्र के लिए कैसे आप देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं से न्याय मिलता नहीं है, और बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी, जैसे मुंबई हाई कोर्ट का फैसला जो GN साई बाबा को बरी करने का था, उसको रोक देता है, फिर 2 साल और लगते हैं, फिर उसके बाद GN साई बाबा बरी होते, फिर से बेंच आता है। सचमुच गंभीर बात है कि अगर ऐसे जज हो जाएं जो कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड हों या जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ढूंढ रहे हों और उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हों, तो जेटली साहब ने एक बार बोला था ना कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स इन्फ्लुएंस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, ये बात सही है। न्यायपालिका में कई रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक तो खैर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब सरकार के हाथ में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम लोग ये नहीं कहते कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब जजेस को दिए ही नहीं जा सकते, दें, लेकिन सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस को अकेले मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होना चाहिए। वो 5 सीनियर जजेस जो हैं वो रोस्टर तय करें और वो तय करें कि अगर कोई खास किसी केस को किसी पर्टिकुलर बेंच में भेजना है या किसी पर्टिकुलर केस को किसी जज के सामने से हटाना है, उसकी कोई ठोस वजह है, तो सीनियर 5 जजेस उसको तय करें। सरकार तो अगर इंडिपेंडेंट जजेस कोलिजियम रेकमेंड भी करता है तो सरकार उसको अमल में नहीं आने देती। एक और चीज कही जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या कुछ हाई कोर्ट्स, उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जब हम बतौर पत्रकार या मीडिया कर्मी देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो लगता है कि बस अब तो थोड़ा सा डर लगने लग गया। बहुत ऑब्जर्वेशंस उस तरह के होते हैं और फैसले बिल्कुल दूसरी दिशा में जाते हैं। जैसे सेम सेक्स मैरिजेस और राइट्स वाला जो मसला था, ये जो ऑब्जर्वेशंस का एक तरफ होना और फैसले का दूसरा तरफ होना, या बहुत स्ट्रॉन्ग अब फटकार रामदेव को जिस तरह से फटकार लगाई, तो ऑब्जर्वेशन है, अभी फैसला नहीं है। हमने इससे पहले देखा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अरुंधति राय को 1 दिन की जेल हुई थी। तो ये एक बड़ा गैप दिखाई देता है। हाँ, देखिए, ऑब्जर्वेशंस और फैसले में फर्क तो हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीचेस में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और फिर फैसले उसके विपरीत देते हैं, ये थोड़ा चिंताजनक मामला है, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है कि जज बाहर जिस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होना, अपनी स्पीच में आपने अच्छी अच्छी चीजें कह दी और वाहवाही ले ली, फाइनली फैसला जो दिया वो उसके विपरीत दे दिया जो आपने बोला जी।
तो इफेक्ट तो उस फैसले का होता है लोगों को खुश करने के लिए, और लेकिन फैसलों में वो बात नहीं आती। जी। एक चीज मैं आपसे, जब आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना ने जो कहा डिमोनेटाइजेशन को लेकर अपनी स्पीच में कि भाई ये काले धन को सफेद करने का एक जरिया था, और कि जैसे दिल्ली को जलाने का जो पूरा का पूरा मामला है उसमें जो लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें उमर खालिद भी हैं, गुलफिशा हैं, शर्जिल इमाम हैं, तमाम और लोग हैं, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक का मौका नहीं मिलना, और जिस तरह से उमर ने वापस ले ली अपनी एप्लीकेशन 14 बार, सुनवाई तक ना होना, ऐसा क्यों? सुनवाई ना होने का एक कारण ये भी था कि उनके जो वकील थे वो एडजर्नमेंट लेते गए कई बार जी। और वो शायद एडजर्नमेंट इसलिए भी लिया गया क्योंकि केस ऐसे जज के सामने लगा दिया गया था एक हियरिंग के बाद, जो कि एक्चुअली रूल्स के खिलाफ ऐसे जज के सामने लगा दिया था जहां से कोई उम्मीद नहीं थी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बेल देंगे, वहां से न्याय मिलेगा, जमानत मिलेगी, कोई जमानती की बात थी और तो कोई बात नहीं। हाँ, तो इस वजह से उसमें जरूर विलंब हुआ और बाद में वापस ले ली गई जी। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि 4 साल 5 साल हो गए, भीमा कोरेगांव में तो 6-7 साल हो गए कि चार्जशीट, मतलब अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ और लोगों को बेल भी नहीं दी गई है जी। इसी तरह से दिल्ली राइट्स में भी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, बेल भी नहीं दी गई है 4-4 साल तक। तो ये तो खैर कानून में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो पीएमएलए और यूएपीए दोनों में बेल का प्रोविजन इतना सख्त कर दिया गया है, मेरी राय में तो ये दोनों जो लॉज हैं इनमें बेल का प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको गैर संवैधानिक करार देकर रद्द कर देना चाहिए। हम लोगों ने चैलेंज भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे जज के सामने लगा दिया था कि हम लोगों को विड्रॉ करना पड़ा। संजय सिंह में नहीं किया उन्होंने? नहीं, संजय सिंह में तो खैर उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया कि फिर हम ये रिकॉर्ड कर देंगे कि तुम्हारा कोई प्राइमा फेसी केस ही नहीं। तो अगर उसमें लॉ ये है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है तब आप बेल तभी देंगे अगर आप ये फाइंडिंग रिकॉर्ड करें कि भाई कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। पर इस केस में, संजय सिंह वाले केस में, शायद कोर्ट ने उनसे बोल दिया था कि अगर आप हमको मजबूर करेंगे तब फिर हम ये फाइंडिंग रिकॉर्ड कर देंगे। इस वजह से हम लोगों ने कंसीड कर दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया वाले में नहीं किया, जबकि उन्होंने शुरू में कहा था कि 5 मिनट स्टैंड नहीं करेगा। इस तरह से आप केस डील कर रहे हैं। अब फाइनली नहीं स्टैंड करेगा, लेकिन अभी प्राइमा फेसा, खैर मतलब उसमें भी कायदे से बेल दे देनी चाहिए थी मेरी राय में। ये या तो इस कानून को रद्द करा जाए और नहीं तो इसका इंटरप्रिटेशन फर्क किया जाए। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मामला कैसे जाएगा और किस बेंच, क्या बेंच के हिसाब से भी अब आप भी सोचते हैं कि यहाँ पर केस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आपका तो इतना लंबा अनुभव है और इतने मुश्किल केसेस आपने डील किए हैं। ऑब्वियसली सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि देखिए हम तो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में दूसरी तरफ सरकार होती है और ये सबको पता होता है कि भाई कौन से जज इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रांग हैं, कौन से जज कमजोर हैं या सरकार की तरफ इंक्लाइंड हैं, जो कि होते हैं, लेकिन सब तो नहीं होते उस तरह के। ज्ञान व्यापी क्या सुप्रीम कोर्ट से होते हुए अयोध्या की शरण में पहुंचेगा? वैसा ही उसका फेट लगता है ज्ञान व्यापी वाला जो केस। ये बड़ी अजीब बात है कि ज्ञान व्यापी में, जबकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी अयोध्या के जजमेंट का में थे और उन्होंने उसमें बोला था कि भाई आगे से अयोध्या जैसा हादसा नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया है, जिसमें ये लिखा है कि 1947 में जो पोजीशन थी वही यथास्थिति बनी रहेगी। उससे पहले क्या था क्या नहीं था उसमें नहीं जाया जाएगा। क्या आपको 2024 में एक और मुद्दा है ईवीएम का, और विपक्ष लगातार बोल रहा है कि वीवीपैट से इसको कनेक्ट किया जाए, और अब तो खैर 19 तारीख को पहला वोट ही पड़ना है, पहले चरण का। तो इसको लेकर जो पूरी एक चिंता है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अदालत से तो इस मसले में कोई हस्तक्षेप हुआ नहीं। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है
ईवीएम की, असल में हुआ यह है कि ईवीएम में और वीवीपैट मशीन, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि क्योंकि पेपर ट्रेल होना चाहिए तो आपको ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगानी पड़ेगी, जिसमें कि कागज प्रिंट होके गिरता है, जिसको आपने वोट दिया उसका कागज प्रिंट होके बक्से में गिरता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि उसमें आप सिर्फ 2% वीवीपैट मशीन्स का काउंट करते हैं जी, ज्यादातर काउंट ही नहीं करते, 98% काउंट ही नहीं करते। अच्छा, अब ईवीएम में भी और वीवीपैट में भी दोनों में प्रोग्रामेबल चिप्स होती हैं, वीवीपैट में भी। हाँ, तो देयरफॉर क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी में पार्टी का प्लेसमेंट फर्क हो सकता है, किसी में आप बीजेपी 2 पर हो सकती है, किसी में 3 पर हो सकती है, किसी में 4 पर हो सकती है, डिपेंडिंग और कौन सी पार्टीज हैं। अब अगर उसके साथ आप ऐसा प्रोग्राम डाल दें कि भाई हर तीसरी वोट एक पर्टिकुलर फला पार्टी को जाएगी वगैरह, तो वो तो उसमें चली जाएगी। और अभी बड़ा खुलासा भी हुआ है जो जर्नलिस्ट पूनम ने किया है कि भाई जितने वोट पड़े उससे ज्यादा की काउंटिंग हुई, कई जगह उससे कम की काउंटिंग हुई है। वो भी हुआ है। इन्होंने 2017 में वीवीपैट मशीन का डिजाइन बदल दिया। 2017 में? अच्छा, 17 में गुजरात का इलेक्शन जब होने वाला था उसके जस्ट पहले इन्होंने वीवीपैट मशीन का डिजाइन बदल दिया। चाहे रूल में लिखा है कि वीवीपैट मशीन का शीशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ब्लैक मिरर्ड ग्लास लगा दिया सारी वीवीपैट मशीन्स में, और अंदर एक बल्ब लगा दिया। तो वो बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है और उस 7 सेकंड में आप उस ब्लैक मिरर्ड ग्लास के थ्रू भी आपको फेंटली दिखता है आपके सिंबल की स्लिप है कि नहीं जिसको आपने वोट दिया। अब अगर आप उसमें ये प्रोग्राम डाल दें कि आपने पहले आदमी ने मान लीजिए किसी नॉन बीजेपी, लेट से कांग्रेस को वोट दिया, आप उसमें ये प्रोग्राम डाल दें कि 7 सेकंड के लिए लाइट जलेगी, उसको वो हाथ की स्लिप दिख जाएगी, प्रिंटेड स्लिप, फिर लाइट बंद हो जाएगी, पर वो स्लिप वहीं टंगी रहेगी। अब दूसरे आदमी ने भी हाथ को वोट दिया, अब फिर से लाइट जलेगी, वही स्लिप जो पहले आदमी को दिखाई गई वही स्लिप दूसरे जने को भी दिखा दी जाएगी। 7 सेकंड के लिए लाइट जलेगी, वो देख लेगा स्लिप, वो चला जाएगा, फिर लाइट बंद हो गई। अब जब लाइट बंद हो गई तो ये स्लिप कट के गिर गई और एक और स्लिप लेटर से भाजपा की भी छप गई, कट के गिर भी गई। वो किसी ने देखी नहीं क्योंकि वो तो अंधेरे में हो गई। तो अब 2 वोट जो कांग्रेस को पड़े थे उसमें से एक स्लिप कांग्रेस की आई, एक स्लिप भाजपा की आई, और यही चीज ईवीएम में भी रिकॉर्ड होएगी। ये प्रोग्राम आप इतनी आसानी से उसमें डाल सकते हैं कि आप सारे वीवीपैट काउंट भी कर लें, तब भी ये धांधली आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो जो इंडिया अलायंस कहता है कि भाई आप स्लिप जो है, प्रिंटेड स्लिप, वो देख सके कि हमने जिसको वोट दिया उसी का स्लिप आई है, स्लिप है हाथ में उसके, और फिर वो डाल दे, उसको बॉक्स में डाल दे, और फिर बॉक्स से काउंट हो जाए। वीवीपैट की मशीन का शीशा फिर से ट्रांसपेरेंट लगा दीजिए। इन्होंने रूल के खिलाफ जाकर उसको काला कर दिया है। तो इसीलिए आपको लगता है कि जो लोग बोलते हैं, अब तो मैं सुन रही हूँ जब जाती हूँ, कि 400 पार का नारा ईवीएम के भरोसे से है। अब तो बहुत से लोग नीचे बात कर रहे हैं जो पहले नहीं कर रहे थे, पिछले चुनाव तक नहीं था ऐसा। नहीं हो सकता है क्योंकि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, और अगर ईवीएम में मैनिपुलेशन हुआ और अगर आपने इस तरह का प्रोग्राम डाल दिया कि 2 कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट अगर पड़ती हैं तो एक वोट बस उस नॉन बीजेपी पार्टी को जाएगी, दूसरी वोट भाजपा को जाएगी, अगर ऐसा प्रोग्राम डाल दिया तब तो कहीं भाजपा नहीं हार सकती। जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में आपने ये प्रोग्राम डाल दिया उसमें भाजपा शर्तिया जीतेगी। वो 2024 से क्या उम्मीद लगती है? नहीं, अगर ईवीएम का मैनिपुलेशन हो पाया, देखिए दूसरी बात ये भी है क्योंकि इतना स्पेशोर मच चुका है ईवीएम के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा डरेगा, क्योंकि अगर उन्होंने मैनिपुलेशन किया और पकड़ गए तब तो बिल्कुल शर्तिया जेल जाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स पकड़ गए इस मैनिपुलेशन में वो शर्तिया जेल जाएंगे, उसमें मुझे जरा भी शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट 100% उनको जेल भेजेगा।
थोड़ा तो डर होगा इलेक्शन कमीशन में भी इस तरह का मैनिपुलेशन करने में। अब क्योंकि इतना शोर मच गया है, सब जगह इसका शोर मचा हुआ है, सारे ऑपोजिशन ने बोल दिया है कि भाई उनको ईवीएम मैनिपुलेशन का डर है, शक है, तो इस वजह से थोड़ा तो डरेंगे ये लोग। तो 2024 की जो लड़ाई है, क्योंकि आपने भी बोला था जिस तरह से अकाउंट फ्रीज है, सारी चीजें हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान नहीं है, जिसको राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि भाई हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही, किसी भी कोने से मदद नहीं मिल रही है। अकाउंट फ्रीज होना, लोगों का गिरफ्तार होना, अंदर जाना, जिसपे एक सुमो मोटो एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट लेता रहा है पहले, लेकिन अभी तो बिल्कुल बंद है। अभी तो कुछ तो किया है, कम से कम वो जो इनके इनकम टैक्स नोटिस, नो कोर्सिव एक्शन, वो ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर किया है। जस्टिस नागरत्ना के सामने वो केस गया और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया था। जस्टिस नागरत्ना के सामने जब ये मामला गया, और उनको सब लोग समझते हैं कि भाई वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जज हैं, तो इसलिए तुषार मेहता ने अपने आप ही कंसीड कर दिया कि भाई हम कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। खुद ही उन्होंने बोला। हाँ। सो आपने अकाउंट भले ही फ्रीज कर दिए हो, पैसा उनका खत्म कर दिया हो, पैसा उनके पास ना हो, आप ईडी वीडी को भी पूरा मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सारे एक्शन से पब्लिक भड़कती है। पब्लिक का रिएक्शन जो है इसके खिलाफ होता है। जब पब्लिक को दिखता है कि भाई रूलिंग पार्टी अपने पावर्स का दुरुपयोग कर रही है, ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर रही है, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर रही है, मीडिया को पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो जनता में उसका उल्टा रिएक्शन होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस समय पब्लिक ओपिनियन इस सरकार के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है, और अगर ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं हो पाया तो ये लोग बिल्कुल जीत नहीं सकते, मेरा ये मानना है।